खबरों में सबसे पहले आपको ये बताएं कि बिजली के ब्रेकडाउन से पूरे मुल्क का निजाम बैठ गया। बिजली बंद हुई, सब कुछ बंद हो गया। घरों में पानी की मोटरें बंद हो गई, अदालतों में काम रुक गया, अस्पतालों में ऑपरेशंस मुलतवी हो गए, मशीनें बंद हो गई, फैक्ट्रीज में काम रुक गया। दिहाड़ीदार और मजदूर तबका परेशान हो गया। मोबाइल टावर्स भी बंद होने लगे, मोबाइल सिग्नल्स भी गायब हो गए। कई लोगों के मोबाइल फोन की बैटरियां डाउन होने लगीं। सुबह सवेरे बिजली की बंदिश से सारा निजाम ठप होकर रह गया। कपड़े इस्त्री हुए, न पानी भरा गया, इलेक्ट्रिक केटल्स नहीं चली, नाश्ता भी नहीं बना। सुबह उठे बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस नहीं कर सके। मर्द हजरात जो ऑफिस जाते हैं उनके कपड़े प्रेस नहीं हुए। पानी का मसला, क्योंकि हर काम बिजली से हो रहा है तो पानी नहीं है। हैदराबाद में तालिबात को फोटोकॉपी कराने के लिए मुश्किलात पेश आई। फोटोकॉपी करवाने आए हैं तो स्टूडेंट्स को भी डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि फोटोशॉप वाले के पास लाइट नहीं है तो वो फोटोकॉपी भी नहीं करके दे रहे। बिजली न होने से कराची में कई पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। पूरा गोल्डन मार्केट के पास पंप बंद पड़े हुए, जहाँ जनरेटर है यहाँ पे पंप के पास वो दे रहे पेट्रोल पंप। पेशावर में मशीनों पर काम करने वाले कारीगर दिन भर बिजली के मुंतजिर रहे। अगर बिजली नहीं होगी हम कमाएंगे कहाँ से, तो खाएंगे कहाँ से। बिजली की वजह से हमारा बहुत प्रॉब्लम है। बिजली है ना, गैस है ना, पानी है। यहाँ आते हैं सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। इसी तरह बैठे रहे हैं तो बस अगर हम बैठे रहेंगे तो शाम को घर क्या लेके जाएंगे। खुदा हमारे लिए बिजली बहाल करें ताकि हम अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा सकें। मुल्तान में पावर लूम्स इंडस्ट्री के उमूर ठप होकर रह गए। यहाँ सुबह से लाइट नहीं है, बहुत ही तंगी हो रही है। पावर लूम इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। काम चलेगा तो है ना हमें कुछ मिलेगा, काम नहीं चलेगा हमें क्या देंगे वो मालिक। लाहौर के सरकारी इदारों में भी कोई काम न हुआ। गवर्नमेंट के इदारे से आया हूँ तो वो मैनुअल काम कर रहे हैं। जब मैनुअल काम करेंगे तो उसमें करप्शन होगी। मेरा आज का दिन ज़ाया हो गया। लाहौर के अस्पतालों में न ऑपरेशंस हुए न कोई टेस्ट की वजह से ही मसला हो रहा है। एक्सरा नहीं हो सका अभी। वो कह रहे हैं लाइट आएगी तो फिर एक्सरा होगा। स्टिचेस खोले हैं उन्होंने, उसके अलावा पट्टी भी नहीं ऊपर की जख्म के ऊपर। कहते हैं घर जाके करो। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में 1 घंटे तक लिफ्ट में लोग फंसे रहे। सिंध हाई कोर्ट की मुख्तलिफ ब्रांचेस में भी काम बंद रहा। बिजली का तात्तुल तो टेलीकॉम कंपनीज को भी दुश्वारी का सामना है। अब आपको ये भी अपडेट कर दें कि आज रात तक मुल्क भर में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। अवाम को रात तक बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। विफाकी वजीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने यकीन दहानी करवा दी है। मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि ट्रांसमिशन सिस्टम महफूज है। बिजली निज़ाम की बहाली के लिए कोशिशें कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने जुज़वी बहाली का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी बना दी गई है। उनकी गुफ्तगू आपको दिखाते हैं। आज सुबह 7:34 पर मुल्क का जो नॉर्थ साउथ तरसीली कॉरिडोर है उसमें वोल्टेज का गैर मामूली उतार चढ़ाव हुआ। उसकी सिस्टम फ्रीक्वेंसी मुतासर हुई और पूरे मुल्क में एक वसी ब्रेक डाउन हुआ। हमने कुछ बिजली जो है वो बलूचिस्तान में बहाल की है और कुछ बिजली पंजाब के जनूब में भी बहाल की है। अब कराची इलेक्ट्रिक को जुज़वी तौर पर बड़े महदूद पैमाने पर उन्होंने भी अपनी बहाली का आगाज़ कर दिया है। मुल्क की बिजली की बहाली की कोशिश कर रहे हैं। हमें कुछ रुकावटें आई हैं पाकिस्तान का जो हाइडल सिस्टम है उसको दोबारा चालू करने में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कि वो बिजली के निज़ाम के बहाली के लिए उन्हें कोई भी पाकिस्तान में बिजली का जो प्लांट है वो चलाने की ज़रूरत है, चाहे वो महंगे फर्नेस ऑयल पे या दूसरे ईंधन पर हो। उसको चलाने की मैंने अथॉरिटी दे दी है नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी को। और साथ ही वज़ीर आज़म ने इस हादसे की जो इंक्वायरी है उसके लिए भी एक 3 रुकनी टीम बना दी है। ये तवक्को है अल्लाह ताला हमारी मदद करे कि इंशाल्लाह आज रात तक पूरे मुल्क में बिजली का निज़ाम बहाल हो जाएगा। गुफ्तगू आपने सुनी। मुल्क में बिजली ब्रेकडाउन को 10.5 घंटे गुजर गए। मुल्क में बिजली बहाली की कोशिशें जारी हैं। आइस्को के 50 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई है। मुल्क के जनूबी अजला समेत बिजली बहाली की कोशिशें जारी हैं। हुक्काम पावर डिवीज़न का ये बताना है पैदावारी लेवल 8000 मेगावाट होते ही फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। हुक्काम का ये भी बताना है आइस्को के 50 फीडर्स पर बिजली बहाल हो गई है। ये बताया जा रहा है कि मुल्क के जनूबी अजला समेत बिजली बहाली की कोशिशें की जा रही हैं। बात कर लेते हैं ज़हीर अली समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर, बताइएगा कितने फ़ीसद बिजली बहाली का काम हो चुका है और क्या बताया जा रहा है पावर डिवीज़न हुक्काम के मुताबिक कितना मज़ीद वक्त दरकार है?
देखें, कोशिश की जा रही है कि जो प्रोडक्शन लेवल है, जो हद है, वो 8000 मेगावाट तक पहुंचा जाए और उसके लिए जो इरसा से इजाजत दी गई है 1000 मेगावाट मंगला डैम से, उसको शामिल किया जाएगा और उसके बाद जो पैदावारी हद है 8000 मेगावाट जब पहुंचेगी तो फ्रीक्वेंसी लेवल मैच करेगा। और इस वक्त येस्को रीजन के कुछ इलाके हैं जहाँ पे 50 के करीब फीडर्स ऐसे हैं, जिसमें रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन है और कुछ इस्लामाबाद के एक सेक्टर्स हैं जिसमें I8 सेक्टर है और E7 सेक्टर है। इन समेत कुछ इलाकों में बिजली बहाल हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे मुल्क में बात की जाए जनूबी इजला समेत अभी बहाली की कोशिशें की जा रही हैं और जो ही बहाली की कोशिशें की जा रही हैं। ज़हीर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। मुल्क में जाली बिजली ब्रेकडाउन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद होने से शहरी रुल गए हैं। तालीमी इदारों और दफातर जाने वाले अफराद शदीद परेशानी का शिकार हैं। अली रजा इस पर रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन की सर्विस को भी ब्रेक लग गई। हजारों मुसाफिर सफरी सहूलियात से महरूम हो गए। तालीमी अदारों और दफातर जाने वाले शहरी सस्ती सफरी सहूलत से महरूम हो गए। 25 पे किराया लगता है, आज वैसे आते दफा ही 60 पे किराया देना पड़ा। परेशानी तो है। यूनिवर्सिटी के लिए जाने के लिए आए थे, हमारे लिए बहुत ये इजी रूट था, मेट्रो ऑरेंज लाइन ये वो जाने के लिए हमें बड़ी सहूलत थी। अब मुझे लोकल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में करना पड़ेगा या घर कॉल किया है कि घर वाले मुझे पिक करने आएंगे। इनको कोई ऑल्टरनेट रखना चाहिए जिससे हम लोग जो है इजीली ट्रैवल कर सकें। अवाम ऑरेंज ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने पर मुतबादिल और महंगी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर। बिजली के ब्रेकडाउन ने जहां मामलात जिंदगी धर्म भरम कर दिए हैं, वहीं शहरियों से सस्ती सवारी की सहूलत भी छीन ली है। कैमरामैन अहमद रजा के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। पाकिस्तान में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन आलमी मीडिया पर मौजूए बहस रहा। BBC से अल जजीरा, ब्लूमबर्ग से रॉयटर्स तक हर जगह ये खबर नुमाया रही। बड़े ब्रेकडाउन के सबब तकरीबन 22 करोड़ अफराद पाकिस्तान में बिजली की सहूलत से महरूम। CNN की हेडलाइन, ब्लूमबर्ग ने सुर्खी जमाई कि ग्रिड फेल हो गए, पाकिस्तान भर में ब्लैकआउट हो गया, करोड़ों सार्फिन मुश्किल में पड़ गए। पाकिस्तान में बड़े बिजली ब्रेकडाउन की आलमी कवरेज, बड़ी बड़ी सुर्खियां बन गईं। चंद महीनों में दूसरी बार ग्रिड फेल हुए, पाकिस्तान में बड़ा पावर आउटेज हो गया, रॉयटर्स ने खबर दी। अल जजीरा ने लिखा कि पाकिस्तान में बिजली ब्रेकडाउन से अस्पतालों का निजाम और कारोबार मफलूज हो गया। द गार्डियन और BBC समेत सारी नुमाया न्यूज वेबसाइट्स पर यह खबर नुमाया रही कि पाकिस्तान में बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। 3 महीनों के दौरान ये दूसरा ब्रेकडाउन है जो बाइस तशवीश है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मरकजी बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 16 से बढ़कर 17% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं महंगाई का दबाव बरकरार है, GDP ग्रोथ 2% से कम रह सकती है। कमेटी ने आज फैसला किया है कि पॉलिसी रेट को 1% से बढ़ाया जाए। पॉलिसी रेट जो पहले 16% था वो बढ़ के अब 17% हो गया है। महंगाई का दबाव जो है वो बरकरार है और अगर ये दबाव इसी तरह कायम रहा, महंगाई की बुलंद तवक्कुआत पर मुंतज हो सकता है। जो कोर इन्फ्लेशन है पिछले 10 माह में, वो अभी भी उसमें मुसलसल इजाफे का रुझान है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी अभी बरकरार है। जो नए इनफ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें थोड़ा सा डिले है, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स के ऊपर जो है वो मुसलसल इस वक्त प्रेशर है। GDP ग्रोथ का जो फोरकास्ट दी हुई है स्टेट बैंक ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, वो 2% थी। इस वक्त एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें थोड़ा रिस्क है और थोड़ा इसमें डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है, जैसे कि अब रिसेंट जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो उसकी वजह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, काफ़ी उसमें इशूज़ जो है वो चल रहे हैं। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पहले 6 माह के दौरान वो 3.7 बिलियन है। अपने टारगेट से बिल्कुल उसके मुताबिक चल रहे हैं। मज़ीद जो है वो बेहतरी आएगी और ज़्यादा इम्कान ये है कि हम 9 बिलियन से नीचे का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अचीव कर पाएंगे। और तहरीके इंसाफ का एक और बड़ा यू टर्न, इज्तिमाई इस्तीफों की मंजूरी के लिए भड़के मारने वाले मंजूर रुकवाने के लिए चक्कर काटने लगे। स्पीकर कौमी असम्बली को ईमेल कर दी, इलेक्शन कमीशन को भी लिखा कि हमारे 45 इस्तीफों की मंजूरी का अमल रोका जाए। आमिर डोगर कहते हैं तहरीके इंसाफ आज अपना अपोजिशन लीडर भी नामजद कर देगी। तफसीलात जानते हैं टिका खान सानी की रिपोर्ट में।
पार्लियामेंट पर लानत भेजने वालों ने फिर यू टर्न ले लिया। कल तक इज्तिमाई इस्तीफों का वावेला करने वाले अब कौमी असेंबली में वापसी के लिए हाथ पांव मारने लगे। पीटीआई अरकान सबसे पहले पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, दरवाजे बंद मिले तो नारेबाजी शुरू कर दी। गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी ना मंजूर। स्पीकर राजा परवेज अशरफ असेंबली में न मिले तो पीटीआई वफ्द उनकी रिहाइश का जा थमका। सिक्योरिटी एहलकारों ने रोका तो अलामती धरना दिया। 45 अरकान के इस्तीफों की वापसी की ईमेल भी भेज दी। पीटीआई रहनुमाओं ने असेंबली में वापसी की निराली मंतक घड़ ली। हम असेंबली में कोई मराद लेने नहीं जा रहे, अदम एतमाद की तहरीक और अपोजिशन लीडर बनाने जा रहे हैं। नई हिकमत अमली के तहत हम असेंबली में वापस जाके वज़ीर-ए-आज़म से मांग करना चाहते हैं एतमाद का वोट ले, क्योंकि वो एतमाद खो चुके हैं। दोनों जगह दाल न गली तो पीटीआई रहनुमा इलेक्शन कमीशन जा पहुंचे, हुकाम को मरासला दिया। कहा स्पीकर की जानिब से अब इस्तीफों की मंजूरी गैर आईनी और बदनीति होगी। पहले इस्तीफों की मंजूरी पर जोर और अब असेंबली में वापसी के लिए शोर। देखते हैं पीटीआई की दुहाई की पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन में सुनवाई होती है या नहीं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ टिका खान सानी, समा, इस्लामाबाद। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं पहले गालम गलोच करके इस्तीफे दिए, अब पीटीआई असेंबली में वापस आने के लिए मर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देने वाले अब उन्हीं से इंसाफ मांग रहे हैं। इमरान खान में शर्मो हया वाली कोई चीज़ नहीं। इमरान खान का जहनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। वो आहिस्ता आहिस्ता सियासत से बाहर होते जा रहे हैं। निगरां हुकूमतों का फैसला आइन के मुताबिक हो गया। इमरान खान साहब की जो असेंबली के मतलब गुफ्तगू थी कि ये एक साजिश की पैदावार है, ये फलां चीज़ की पैदावार है, अब वो असेंबली में वापस आने के लिए मरे जा रहे हैं। जिस इलेक्शन कमिश्नर को गालियाँ देते हैं उससे इंसाफ मांगते हैं। अपनी कुर्सी पे बैठा के पार्लियामेंट की मीटिंगें जो है वो जनरल बाजवा से करवाई। इतना एतमाद था, इतना प्यार और मोहब्बत का रिश्ता था, और अब उनको गालियाँ देते हैं। ये शख्स किसी का भी नहीं है, ना अपने मौसनों का है, ना इस मुल्क का है, ना इस मिट्टी का है, ना इस धरती का है, ना अपने हवारियों का ये है। बस वही है, पैसे नोट दिखाओ और मेरा मूड बनाओ। अब गलत फैसले जो है इमरान खान के, उसके लिए कौम या अदारे जो है वो कीमत अदा नहीं कर सकते। एक फेल्ड प्रोजेक्ट है इमरान खान, जो अपने आप को दोबारा जो है कारोबार में लाना चाहता है, सियासी इंतज़ारनामे पे लाना चाहता है। आज उनका एतराज़ करना मोहसिन नकवी साहब की तकर्री पे कानूनी और आइनी जवाज़ जो है वो कतई तौर पे उसका मौजूद नहीं है। सबसे ज़्यादा एतराज़ जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। इस उम्र में अब तमाम रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ जो है हो गए। चौधरी शुजात जो है उनकी फैमिली के सरबराह हैं, उनके बड़े भाई हैं। मोहसिन नकवी साहब उनके नहायत करीबी अजीज़ हैं, बल्कि एक किस्म के उनके दामाद हैं। इस उम्र में रिश्तेदार जो है वो उनको समेटना चाहिए, उनको करीब लाना चाहिए, बजाय इसके कि उनकी गाली गलौज की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी को निगरां वज़ीर आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद। कहा इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक निगरां वज़ीर आला का तकर्रुर किया। उम्मीद है शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तमाम तकाजे पूरे होंगे। उम्मीद है मोहसिन नकवी आइन के तकाज़ों के मुताबिक जिम्मेदारी में सुरखरू होंगे। दुआ है कि वो इस आइनी और अवामी फ़र्ज़ में कामयाब हों। विफाकी वज़ीर साद रफ़ीक का कहना है कि महमूद खान और परवेज़ इलाही ने गैर आइनी तौर पर बगैर वजह बताए असम्बलियाँ तोड़ दी। इस अमल को चैलेंज होना चाहिए था। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, जब दिल करे असम्बली तोड़ दी और जब दिल चाहा इलेक्शन करवा लिए। ये इमरान खान और सहूलतकारों के खेल का मैदान नहीं। अगर इलेक्शन इमरान खान के चाहने से होंगे तो इसमें पाकिस्तान का कोई भला नहीं है, सिर्फ इंतशार पैदा होगा। महमूद खान साहब और परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तोड़ने की कोई वजह बयान नहीं की। बगैर वजह कि आप दो सूबों की असम्बली को तोड़ के तो कहें कि मैंने आईनी काम किया, तो उसे कौन मानेगा। इसको चैलेंज किया जाना चाहिए था, अब तक चैलेंज कर दिया जाना चाहिए था इसको। चाहो दिल किया असम्बली तोड़ दी, जब चाहा इलेक्शन करवा दिया। ये कोई इमरान खान का या उसके सहूलतकारों का खेल का मैदान बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस तरीके का इलेक्शन होता है जो इमरान खान चाहता है तो इसमें इंतशार है, इसमें पाकिस्तान का कोई भला नहीं। नफरतों में नहीं इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए, जमहूरी अमल का हिस्सा है, लेकिन फिर वो इलेक्शन हो, वो शफाफ हो, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड हो। इलेक्शन करा देना और इलेक्शन खेलना ये तो मसले का हल नहीं है। लोग तो भूख से मर रहे हैं। पहले पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, उसमें रूल्स ऑफ गेम तय होने चाहिए। इलेक्शन जब भी करवाना है उस पर एक इत्तफाक़ राय होना चाहिए कि इसके नताइज को माना जाएगा। उसके तरीक़ाकार पर सियासी जमातों में बात होनी चाहिए
और जो रियासती अदारे हैं उनको भी सारी बात उनके नॉलेज में होनी चाहिए ताकि सब एक पेज पर आए इलेक्शन के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज 26 जनवरी को लंदन से रवाना होंगी और 28 जनवरी हफ्ते की शब 8 बजे लाहौर पहुंचेंगी। मरियम औरंगजेब का ट्विटर में पैगाम में ये कहना था कि मरियम नवाज शरीफ सर्जरी के बाद सेहतयाब होकर वतन वापस आ रही हैं। आप सबकी दुआओं और नेक तमन्नाओं का शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी बेंच 30 जनवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी और इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है। अब ये बताएं कि इमरान खान पर हमले की तहकीकात दोबारा होंगी। विफाकी वजारत दाखिला ने GIT तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक IG रेलवे राव सरदार अली खान GIT के कन्वीनर होंगे। DIG पंजाब पुलिस कामरान आदिल ISI MI और IB के नुमाइंदे भी मुश्तरका तहकीकाती टीम में शामिल होंगे। इससे कबल सूबाई हुकूमत 4 बार GIT तब्दील कर चुकी है। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं पंजाब में डाकू राज खत्म हो चुका, लेकिन उन्होंने आखिरी दिन भी कोशिश की कि मुखालिफिन को फंसाया जाए। गुलाम महमूद डोगर ने मेरा और राना सनाउल्लाह का नाम चालान में डालकर अदालत में पेश किया। अदालत ने चालान इसलिए मंजूर नहीं किया कि उस पर दीगर GIT मेंबरान के दस्तखत मौजूद नहीं थे। अब परवेज इलाही का भी एहतसाब होगा। फरागोगी का भी रेड वारंट जारी करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान लाया जाएगा, जब फरागोगी आएंगी तो वादा मुआफ गवाह बनेंगी। पंजाब में अब धौंस धांधली नहीं चलने देंगे। आज भी गुलाम महमूद डोगर ने वजीराबाद हमला केस में चलान के अंदर मेरा और राना सनाउल्लाह साहब का नाम डाल के वो जमा कराने की कोशिश की। अदालत ने इस बिना पे वो चलान नहीं लिया कि बाकी GIT मेंबरान के दस्तखत मौजूद नहीं थे। ये आखिरी दिन भी मक्कारी कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि मुखालफिन को फंसाया जाए। आपका दौरे इक़्तिदार खत्म हो चुका, खसकम जहां पाक। पंजाब में डाकू राज खत्म हो चुका। परवेज इलाही के भी एहतसाब के दिन आ रहे हैं। फरागोगी के हवाले से तो रेड वारंट जल्द जारी किया जाएगा और उनको पाकिस्तान वापस लाया जाएगा ताकि वो तहकीकात में शामिल हों। और मुझे इस बात का यकीन है कि जब फरा आएगी तो फरा फर फर बोलेगी। जब वो फर फर बोलेगी तो वो वादा माफ गवाह बनेगी। जब वो बनेगी तो खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। यहाँ आपको ये खबर दें कि सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कमांडर अमरीकी एयरफोर्स सेंट्रल कमांड की मुलाकात हुई है। इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत 2 तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। अमरीकी कमांडर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। सरबराह पाक फ़िज़ाइया से कमांडर अमरीकी एयरफोर्स सेंट्रल कमांड की मुलाकात हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्स क्रैंकविच ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाक फ़िज़ाइया की महारत, खुद इन्हिसारी में पेशरफ्त की तारीफ भी की। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। इमदादी कोशिशों पर पाक फ़िज़ाइया को खराज तहसीन भी पेश किया गया। अमरीका के साथ मजबूत ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। सरबराह पाक फ़िज़ाइया की जानिब से ये भी कहा गया पाक अमरीका ताल्लुकात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए हम आहंगी पर मबनी हैं। आगे बढ़ते हुए अहम मामले की बात करते हैं। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल बाद हाई प्रोफाइल नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का फैसला सुना दिया। मरकजी मुलजिम साबिक SSP राव अनवार समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया गया। इंसाफ के लिए दर दर भटकने वाले नकीब के वालिद दुनिया से चले गए। इरफानुल हक की रिपोर्ट। कातिल कौन, गोली किसने चलाई, नकीबुल्लाह और उसके साथियों को किसने कत्ल किया, ये सवाल वही है। मगर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल बाद साबिक SSP राव अनवार और उसके साथियों को नकीबुल्लाह के कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश करदा शवाहिद नाकाफी करार देते हुए तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में करार दिया कि नकीबुल्लाह और उसके साथियों पर दर्ज किया गया मुकदमा भी झूठा था, मगर राव अनवार और उसके साथियों पर नकीबुल्लाह के कत्ल का इल्जाम साबित नहीं होता। फैसला सुनने के बाद राव अनवार ने अदालती फैसले को हक की फतह करार दिया। साकिब निसार ने मेरे पे झूठा केस बनाया
पुलिस वालों के साथ मिलकर और कामयाबी दी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को फैसला महफूज किया था। मुकदमे में 101 गवाहों को शामिल किया गया था। 51 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए, जिनमें 7 गवाह अदालत में मुनहरिफ हो गए। नकीबुल्ला कत्ल केस का मुकदमा 23 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था। मुद्दई मुकदमा के वकील कहते हैं पुलिस ने अपने भाइयों को बचाया है। ये जो पुलिस वर्सेस पुलिस केसेस है, ये बड़ा मुश्किल होता है इनको प्रूव करना, क्योंकि अक्यूज पुलिस होती है, इन्वेस्टिगेटर भी पुलिस होते हैं और बाद में ये विटनेस भी पुलिस वाले होते हैं। क्या पुलिस ने पेटी भाइयों को बचा लिया? क्या इंसाफ हो गया? फैसले के बाद कई सवाल उठ गए। नकीबुल्ला के लवाहिकीन ने अदालती फैसले को हकायक के मुनाफी करार देते हुए इसे सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। मुद्दई मुकदमा के वकील का कहना है कि पुलिस ने इस पूरे केस में हमसे ताउन नहीं किया। जो गवाह मुनहरिफ हुए उनके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई नहीं की गई। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। गुजरात से आपको खबर दें, जहां डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों की हंगामा राय पर पुलिस की नफरी तलब कर ली गई है। कैदियों की जानिब से आग लगाने की इत्तला भी मिली है, जबकि पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की है। बात करेंगे, जुल्फिकार हैदर हमारे साथ हैं। जुल्फिकार, क्या मालूमात हैं इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात है, जहां पर कैदियों की और पुलिस एहलकारों के दरमियान जो है वो हंगामा आराई शुरू हुई है। हंगामा आराई इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। कैदियों की तरफ से आज जेल के अंदर आग भी लगाई गई है। पुलिस की तरफ से मुसलसल आंसू गैस जो है उसके शेल फायर किए जा रहे हैं। असिस्टेंट सुपरडेंट जेल को भी आज जो है वो कैदियों की तरफ से यरगमाल बनाने की इतलात है। DSP सिटी परवेज गोंदल समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस की अब भारी नफरी जो है वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात के अंदर मौजूद है। कैदियों की बैरकों को हसार में लिया जा रहा है और उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया जुल्फिकार। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने मुतालबा किया है कि बल्दियाती इलेक्शन को कलदम करार दिया जाए। नई हल्का बंदियाँ करवाकर 1 माह बाद दोबारा बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएं। नैब कोर्ट कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होगी तो क्या क़यामत आ जाएगी? इतना तासुब है आपको कि आप एक गली का काउंसलर नहीं बन। भाई 23 डिस्ट्रिक्ट हैं सिंध में, 21 डिस्ट्रिक्ट पीपल्स पार्टी के पास है। कोई 2 डिस्ट्रिक्ट जो है अगर पीपल्स पार्टी के पास नहीं हो तो क्या क़यामत आ जाएगी? जो यहाँ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं वो तो मुबैना तौर पर बताया जाता है कि वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं। वो पुलिस और डाकू इकट्ठे बैठकर ठप्पे लगा रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि सारा बैलेट पेपर जो रोडों पर आ गया और बैलेट बॉक्स रोडों पर आकर वहां पर ठप्पे 4-4 दिन 5 दिन तक रिजल्ट ही कंपाइल नहीं हुआ। मुल्क को जोड़ने वाला नहीं, मुल्क को तोड़ने वाला इलेक्शन है। फिलफौर जो है वो कलदम करार देकर इसको दूसरा इलेक्शन नई हल्का बंदियों के साथ 1 महीने के बाद दोबारा इलेक्शन कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की मुल्क में बहुतात पर कस्टम्स और FBR हुकाम की सरजनिश कर दी। टैक्स एमनेस्टी स्कीमों को मुल्क के लिए तबाहकुन करार दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत इतनी नाअहल है कि अटॉर्नी जनरल तक नहीं लगा सकती। क्या तैनाती पर हुकूमत किसी से बार्गेन कर रही है? जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गाड़ियों की अफगान बॉर्डर से स्मगलिंग, टेम्परिंग और मुल्क भर में बिला रोक टोक ड्राइविंग पर सवालात उठा दिए। टैक्स एमनेस्टी स्कीमों को ब्यूरोक्रेसी की नाअहली छुपाने का जरिया अटॉर्नी जनरल की अदम तैनाती को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। टेम्पर्ड गाड़ी जब्तगी केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, गाड़ी कोई जेब में डालकर पाकिस्तान नहीं लाता और ना ही उड़कर आती है। चमन बॉर्डर जाकर देखें कैसे लाई जाती हैं। टैक्स एमनेस्टी स्कीमों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। वन टाइम एमनेस्टी 100 बार दी जा चुकी इस्लामाबाद की सड़कों पर अजीब नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ चल रही हैं। गाड़ियों वाले शायद बहुत ताकतवर लोग हैं, कस्टम्स वाले चेक करते हैं न पुलिस। अटॉर्नी जनरल की अदम तैनाती के मुतालिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। जस्टिस फायज ईसा बोले, अटॉर्नी जनरल तैनात न करके हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। अदालत के अहकामात की भी पासदारी नहीं की गई। प्यार से कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल तैनात कर दें। अदालत ने गाड़ी जब्त करने की पाकिस्तान कस्टम्स की अपील मुस्तरद कर दी। और यहाँ इंपोर्टर्स के लिए बड़ी खबर है। हुकूमत ने पोर्ट पर फंसे हुए तमाम कंटेनर्स के लिए चार्जेस माफ करने का ऐलान कर दिया। विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी कहते हैं, रुके हुए कंटेनर्स के लिए नई जगह तलाश कर रहे हैं। कारोबार चलेगा तो हुकूमत चलेगी। फैसल सब्जवारी ने मुल्क में शिपिंग लाइंस के कारोबार के बंद होने की खबरों की भी तरदीद कर दी। 100
ऑफिसर KPTK और पोर्ट कासिम के चार्जेस वेव ऑफ हम करें। 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करेंगे। जितने कई हज़ार कंटेनर्स हैं हमारे पास फहरिस्त मौजूद है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन बिजनेस बंद करने जा रही है। शिपिंग लाइंस का बिजनेस पाकिस्तान में चल रहा है, चलेगा। इतने बड़े बिजनेस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता दुनिया में। हमने अपने बिजनेसेस को जो बहुत परेशान हुए कंटेनर्स फंसने की वजह से, पोर्ट चार्जेस 100% वेवर, शिपिंग लाइंस चार्जेस सिग्निफिकेंट वेवर, कंटेनर टर्मिनल चार्जेस सिग्निफिकेंट वेवर। ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये कोई चंद हज़ार चंद लाख की नहीं है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ डॉलर्स। जितने भी रुके हुए कंटेनर्स हैं हम सब के सब को वहाँ शिफ्ट कर देंगे ताकि हमारी पोर्ट कंजेशन खत्म हो। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी जारी है। दीर शहर में 4 इंच, लवारी टॉप में 3 दिन में अब तक 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। नथिया गली में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। मौसम का हाल जानिए इस रिपोर्ट में। मैं नहीं जाऊंगी। सर्दी को भी पाकिस्तान के सयाहती मुकामात पसंद आ गए। जाड़े ने दीर के मैदानी और बालाई इलाकों में धूम मचा रखी है, जहां 4 दिन से वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला नहीं रुका। शहर में 4 इंच, जबकि लवारी टॉप में अब तक 1 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। लवारी टनल अप्रोच रोड से मशीनरी के जरिए बर्फ हटाकर ट्रैफिक बहाल रखा गया है। स्नो चेन के बगैर गाड़ियों को पनाह कोट से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। स्नो चेन की मदद से लवारी टनल पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त जारी है। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया, मगर पारा -5 तक जा गिरा। रात गए बर्फबारी के बाद मरी रोड और देहात की राब्ता सड़कें बंद हैं। जन्नत नजीर वादी कश्मीर में भी 4 रोज से जारी रहने वाली बर्फबारी और बारिश रुक गई है, लेकिन सर्दी ने कदम जमा लिए हैं। वादी नीलम, लीपा और करना समेत बेशतर इलाकों की राब्ता सड़कें बंद, जबकि बलाई इलाकों में बिजली और फोन का निजाम भी मुतासर है। हारून रशीद को कौमी टीम का नया चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। मिकी आर्थर बतौर कोच जल्द ज्वाइन करेंगे। PCB मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी कहते हैं PSL के बाद शारजा में अफगान टीम से 3 T20 मैचेस खेलेंगे। शान मसूद को नायब कप्तान बनाना उनका हक है, जबकि ना खिलाना मैनेजमेंट का इख्तियार था। भारत पाकिस्तान नहीं आना चाहता, ये मसला काफ़ी अरसे से चल रहा है। कोच, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मिकी आर्थर का चैप्टर मैंने क्लोज नहीं किया था और अभी भी क्लोज नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि 90% रास्ता हमने कवर कर लिया है। अगर मिकी आएगा तो फिर मेरी जो मैं कहूँगा उसको, जो कि उसको इशारा मैंने किया हुआ है कि आप अपनी टीम बनाएं। व्हाट टीम डू यू वांट एंड हाउ मच डू वी नीड टू पे देम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इश्यूज मेरा अपना ख्याल है अगले 2-3 दिन में रिजॉल्व हो जाएंगे। So Mickey will come back. बाबर की बात की again, I mean possibly one of the greatest batsmen in history. मैं नहीं समझता कि there is any threat or pressure on Babar. We want him to play full throttle and inshallah we will support him at every level. Constitution के तहत कैप्टन, वाइस कैप्टन, चीफ सेलेक्टर ये मेरा अपॉइंटमेंट है। अगर मैंने वाइस कैप्टन लगा दिया तो मैंने ये तो नहीं इंसिस्ट किया कि इसको खिलाएं आप, क्योंकि उन्होंने नहीं खिलाया उनको। शाहिद इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑल्सो वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी और जाहिर है आई विल नेवर से एनीथिंग टू कॉन्ट्रडिक्ट व्हाट ही इज सेइंग। भारत वाले चाहते हैं कि वो यहाँ ना आए और वो चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं। ये पुराना मसला, कोई नया मसला तो है नहीं। ICC ने मेंस और विमेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। मेंस टीम में मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ शामिल हैं। विमेन टीम में निदा डार को जगह मिली है। जोस बटलर टीम ऑफ द ईयर के कप्तान मुकर्रर। इंग्लैंड के सैम करन भी शामिल हैं। भारत के विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका और आयरलैंड का एक खिलाड़ी भी शामिल है। जबकि विमेंस T20 ऑफ द ईयर में भारत की 4, ऑस्ट्रेलिया की 3 प्लेयर्स शामिल हैं। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका की एक खिलाड़ी भी टीम ऑफ द ईयर का हिस्सा हैं। पाकिस्तान की निदा डार को भी शामिल किया गया है।